स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा हिडन टॉपिक के बारे में, यानी कि पावर फैक्टर के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो ये समझिए एसी इलेक्ट्रिसिटी का यानी अल्टरनेटिव करंट का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें ये वन ऑफ दी मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। यानी कि ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि अच्छे अच्छे लोगों को नहीं समझ में आता है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ जो इंजीनियर्स प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, सीनियर लेवल पे पहुंच के, उनको भी नहीं समझ में आता। सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है। ये बहुत ऊपर है, मतलब मेरे से बहुत ज़्यादा ऊपर है। और इसका ये समझिए कि आप लोग बचपन में सोचते हैं भैया मैं टिग्नोमेट्री क्यों पढ़ रहा हूँ। तो इसमें टिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता है, यानी कि कॉस थीटा का इस्तेमाल होता है। तो समझ लीजिए ये है बहुत कॉम्प्लेक्स। और इसको एग्जांपल देने के लिए लोग कई सारे एनालॉजीज की कोशिश करते हैं, यानी कि मतलब समझिए व्यंग देते हैं, जिसमें एक आपको बार बार दिखेगा कि बियर है और उसमें फोम है। अब ठीक है, अब और तो कुछ करके समझाना मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ही फजीयत वाला चीज़ है। और इसी के कारण, यानी कि पावर फैक्टर के कारण ही आपका हर इलेक्ट्रिकल लोड प्रोवाइडिंग इक्विपमेंट केवीए में रेटिंग किया जाता है, ना कि किलोवाट में। आप सोचिए कि हम लोग हर समय बिजली का बिल कैसा आता है, कितना किलोवाट खा रहे हैं। हर चीज़ आप तो देते हैं, लाइट हो, पंखा हो, सब वाट में रेटिंग रहता है। तो किलोवाट होगा, मेगावाट होगा, गीगावाट होगा। तो भैया ये केवीए कहाँ से आ जा रहा है आपका ट्रांसफार्मर में? ट्रांसफार्मर में केवीए क्यों है, आपका यूपीएस में वीए क्यों है? भैया ये सब क्या हो रहा है? तो वही समझिए इसीलिए। और रिएक्टिव पावर एक आउटकम है एसी इलेक्ट्रिसिटी का। चाहे आप कुछ भी करें, एसी इलेक्ट्रिसिटी में आपको रिएक्टिव पावर से झेलना ही पड़ेगा। अगर आप हाई वोल्टेज डीसी लाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको उसका टेंशन नहीं लेना है, लेकिन अगर आप नॉर्मल एसी इस्तेमाल करें जो हर जगह हो रहा है, तो आपको रिएक्टिव पावर का ध्यान देना होगा। और इसी कारण से सब स्टेशन में एक पूरा सेक्शन लगाना पड़ता है सिर्फ पावर फैक्टर को संभालने के लिए। तो आइए इसको सरफेस लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं। तो समझिए कि ये सबसे बड़ा बात डिपेंड करता है लोड पे, यानी कि ये लोड डिपेंडेंट है। कैसा लोड है उसके बेसिस पे होता है। मतलब लोड अच्छा है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला पावर फैक्टर, लोड खराब है तो आपकी बैंड बच जाने वाली है। तो हिसाब ये समझिए कि जनरली अगर आप इलेक्ट्रिकल लोड्स को लेते हैं, उसे तीन कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला कैटेगरी हो जाता है आपका रेजिस्टिव लोड, यानी कि जैसे आपका हीटर हो गया, रूम हीटर हो जाए, वाटर हीटर हो जाए, गीजर हो जाए, इस तरह के मतलब जितने भी चीज़ में हीटिंग एलिमेंट्स हैं जो सिंपल रेजिस्टेंस पर काम करता है, जैसे आपका कपड़ा का आयरन हो। तो ये सब एक टाइप का लोड आता है जिसे हम लोग कहेंगे रेजिस्टिव लोड में चला गया। आपका इनकैंडेसेंट बल्ब भी उसी में जाता है। फिर आते हैं इंडक्टिव लोड में, ये सेकंड सबसे बड़ा यूनिट होता है। सेकंड क्या कहें, आजकल तो कहिए यही प्राइमरी हो गया है, क्योंकि आपका मोटर हो, चाहे वो जेट पंप हो, चाहे वो एयर कंडीशन हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो सीलिंग फैन हो, ये सब मतलब जिस भी चीज़ में कॉइल है, बड़ा सा एक बम कॉइल लगा हुआ है, जनरली वो इंडक्टिव लोड में आता है। इसमें स्टेबलाइजर भी गिना जाएगा। और फिर बात करते हैं कैपेसिटिव लोड का, जो कि जनरली कहीं होता नहीं, क्योंकि कैपेसिटर का भी ऐसा कुछ है नहीं जनरली आम पब्लिक के आम जिंदगी में कि ये कैपेसिटर है। ऐसा कुछ है नहीं। मतलब इंडक्टर मैं बोल सकता हूँ, आपका पंखा है, मोटर है, ये सब बड़े बड़े इंडक्टर्स हैं। अब मैं कैपेसिटर करके कुछ बोल नहीं सकता। छोटे छोटे बहुत होंगे लेकिन बड़े एक भी नहीं होता है। तो जनरली इलेक्ट्रिकल ग्रिड में यही दो मेन कंट्रीब्यूटर है, रेजिस्टिव लोड और इंडक्टिव लोड। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे, चूंकि मैंने बताया कॉस थीटा पड़ता है इस पे, तो ये दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसीलिए अगर आपको पुराने ज़माने का कोई पावर प्लांट जाने को मिल जाए, वहाँ पे आपको दिखेगा कि जो पावर फैक्टर मीटर है वो दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, जीरो से दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। तो हिसाब ये समझिए कि अगर आपके पास रेजिस्टिव लोड है, यानी कि जो चीज़ सीधा सीधा गर्म होता है, उसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेना, दिमाग में आपको जोर नहीं डालना है। वो वोल्टेज एंड एम्पेयर जो है, यानी वी एंड आई, वो एग्जैक्टली सेम फेज में है। मतलब उसका फ्रीक्वेंसी जो है, जो साइनसोडियल वेव फॉर्म है, वो एग्जैक्टली सेम है। आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, दिमाग से हटा दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपके पास इन्वर्टर है, इन्वर्टर पे लिखा हुआ है 1000 VA, अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर, 1000 VA लिखा हुआ है, आप उसमें 1000 वाट का लाइट बल्ब लगाते हैं, वो आराम से चलाएगा। क्यों? क्योंकि पावर फैक्टर का फजीयत नहीं है। लेकिन वहीं आप 1000 वाट का मोटर लगा देते, इन्वर्टर सीधा कट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि वो पावर फैक्टर के लिए करेक्ट नहीं कर पाएगा। तो वहीं समझिए, हीटिंग एलिमेंट आपका जितना आयरन हो गया, वाटर हीटर हो गया, ये सब बम है। बिजली का ग्रिड को इससे बहुत प्यार है, कोई टेंशन नहीं है, बिजली में कोई स्पाइक नहीं आता, कोई हुहा नहीं होता, एकदम बम बम। फिर बात करते हैं इंडक्टिव लोड, जो कि सबसे बड़ा मतलब फील्ड है। लेकिन आप इंडक्टर्स के बारे में एक चीज़ पढ़े तो जरूर होंगे हर जगह पे, कि इंडक्टर्स एम्पेयर का चेंजेस को रोकता है। मतलब वो मतलब अपना मैग्नेटिक फील्ड जो बनाता है, वो फील्ड कोलैप्स होने में टाइम लगता है, तुरंत ऐसे कोलैप्स नहीं हो जाता है। तो इस कारण से उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो एम्पेयर का चेंज को रेजिस्ट करता है। ऐसा नहीं इन्फिनिट एनर्जी नहीं आ जाती है उसमें, लेकिन वो चेंज को रोकता है कि नहीं भैया। और आपका एसी है क्या, फ्रीक्वेंसी है, साइनोसॉइडल आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। तो आने टाइम तो इंडक्टर बोला आ जाओ भाई, अपना समझ के आ जाओ। जाने टाइम नहीं 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 भैया, ऐसे कैसे चले जाओगे भाई, ऐसे ऐसे नहीं होता है। तो वो जितना जोर लगा सकता है लगाता है उसको रोकने के लिए। साइड इफेक्ट, आपकी फ्रीक्वेंसी खिसक जाती है। तो मतलब आपका ये एक्चुअली होना चाहिए, जो आपका फेज है, आपका एम्पेयर ड्रॉ जो होना चाहिए था, वो एक्जैक्टली इसके बीच में होना चाहिए। मतलब एक्जैक्टली
वोल्ट के अंदर, जो कि रेजिस्टिव लोड में होता है बम बम। लेकिन ये इंडक्टिव लोड आप जैसे लगाते हैं, करंट जो है पीछे छूटने लग जाता है, कारण कि जितने भी इंडक्टर आपके सर्किट में, जैसे आपका इंडक्शन मोटर हो जाए, बड़े बड़े प्लांट में इंडक्शन हीटर जो ये लगाया जाता है, इंडक्शन फर्नेस जो लगाया जाता है, वो इतना पावर रहता है, उसकी कोलैप्सिंग मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग रखती है कि वो ये कर रही है, करंटे को खिसकाने लग जाती है कि नहीं नहीं तुम मत जाओ मत जाओ मत जाओ, छोड़ो। तो इसको कई बार लोग कहते हैं कि पावर फैक्टर को आप ऐसे समझिए कि आप एक गाड़ी को ठेल रहे हैं, लेकिन उस गाड़ी में स्प्रिंग लगा हुआ है, तो स्प्रिंग को आप दबा रहे हैं, तो ये ज़्यादा पावर डिमांड करने लगता है, ग्रैंड टोटल पावर आपका बढ़ जाता है। तो ये हुआ इंडक्टिव लोड से, आपका वोल्टेज जो है वो पहले ही ऑन ऑफ हो रहा है, लेकिन आपका करंट थोड़ा सा लैग करने लग रहा है। और फिर बात करते हैं कैपेसिटिव लोड, जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ा कैपेसिटर बैंक आप किसी कारण से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें अगर ऐसा करते हैं तो उसमें ये हो जाएगा कि आपका ये कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर को करंट से उतना लेना देना, लेकिन उसको वोल्टेज से लेना देना, वो वोल्टेज को चेंज नहीं होने देगा। जैसे एक बोला एम्पेयर को हम नहीं चेंज होने, एक बोलता है भैया हम वोल्टेज को चेंज हो, तो उसमें यह होगा कि आपका करंट जो है, करंट आपका वहीं का वहीं है, लेकिन आपका वोल्टेज आगे खिसकने लग गया, तो वो लीडिंग हो जाएगा। और जिसे हम लोग कहते हैं कि आपका ये वोल्टेज जहाँ होना चाहिए था वहीं है, लेकिन करंट आगे चला गया तो लैग होने लग गया। तो यही होता है लीड और लैग। इसीलिए आपको पावर फैक्टर के मीटर में दोनों रेटिंग मिलती है, जीरो मतलब जीरो से माइनस में भी जाएगा और प्लस में भी जाएगा। प्लस में समझिए आप कैपेसिटिव लोड इस्तेमाल कर रहे हैं, नेगेटिव में जा रहा है तो आप इंडक्टिव लोड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए कॉस थीटा। और ग्रैंड टोटल आप ये स्प्रिंग वाली एनालिसिस से समझेंगे तो सबसे सिंपल है, आप ये समझिए कि रियल पावर जितना आपको लगना है, जो भी आपका लोड है, जैसे 5 किलोवाट हो गया, उसका प्लस अपेरेंट पावर की, मतलब उसमें जो स्प्रिंगीनेस है, जो उसका ये लैग हो रहा है, ये जो भी पावर प्लांट है या जो भी जनरेटर है, उसको इतना पावर होना चाहिए कि ये दोनों के बावजूद भी उसको ठेल सके, तभी तो आपका मशीन चलेगा। तो इस कारण से उसको इतनी एनर्जी दे रही है कि अपेरेंट पावर उसके तरफ से निकले। इसीलिए आपके जितने भी डिवाइसेस एनर्जी देते हैं वो हमेशा के ये VA में नापे जाते हैं, यानी वोल्ट एम्पेयर में नापे जाते हैं, क्योंकि पावर फैक्टर आपकी जिम्मेदारी होती है। जैसे कि अगर आपके पास एक बड़ा यूटिलिटी आप चला रहे हैं, जैसे कि सीमेंट के प्लांट हो जाए, स्टील का प्लांट हो जाए, ये सब बड़ा यूटिलिटी होता है जो कि पावर प्लांट से डायरेक्ट कनेक्ट किया जाता है सब स्टेशन के माध्यम से, तो वहाँ पे आपकी जिम्मेदारी है पावर फैक्टर ठीक करो। हम नहीं लेंगे जिम्मेदारी, वो आपको बता देंगे भैया हम आपको 5 जैसे समझिए मेगा एम्पेयर दे रहे हैं, मेगा वोल्ट एम्पेयर दे रहे हैं। आप अगर अच्छा पावर फैक्टर रखते हैं, आप पावर फैक्टर को कोशिश करते हैं, देखिए 1 तो कभी होने वाला नहीं जब तक आपको सब चीज़ रेजिस्टिव ना हो, और उसमें भी थोड़ा सा इंडक्टेंस आ ही जाता है। तो हिसाब लगाइए कि आप 1 के जितना नज़दीक है, बम बम 1 से जितना पिछड़ते गए, क्योंकि इंडक्टिव लोड बहुत ज़्यादा खींचा सकता है। और एग्जाम्पल देखें कि आप कौन सा प्लांट जानते हैं जहाँ पे इंडक्टिव मोटर्स नहीं लगे, और सारे प्लांट्स जो आप देखे होंगे सब में बड़े बड़े मोटर लगे होंगे, कहीं कहीं बहुत बड़े बड़े मोटर लगे होंगे, तो वो सब अकेले इतना फेस शिफ्ट करता है क्योंकि ये पावर फैक्टर जो है बहुत ख़राब हो जाता है। उस केसेस में आपका जो 5 मेगावाट था वो 5 मेगावाट नहीं रह जाएगा, वो 3.5 मेगावाट हो जाएगा, और बाकी सबका अपरेंट पावर खा जाएगा। तो आपका ट्रांसफार्मर ज़रूरत से ज़्यादा गर्म होगा और आपको बिल 5 का देना पड़ेगा। ये समझिए, ये हम लोगों के लिए प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर यूज़ में पावर फैक्टर का फैक्टर नहीं लगाया जाता है बिल में। लेकिन यूटिलिटीज़ जो चल रही हैं, जैसे कि आपका सीमेंट प्लांट हो जाए, आपका बड़ा सा कोई भी बड़ा प्लांट्स होता है, उसको दिखा देगा गवर्नमेंट की भैया आपका पावर फैक्टर खराब है, आप ज़्यादा बिल दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट को उसी के लिए बिजली बिल बिछाना पड़ेगा, उसी के लिए ट्रांसफार्मर देना पड़ेगा, उसी के लिए तार बिछाने पड़ेंगे, और एक का खराब है तो उसके चक्कर में बाकी सारों का लोड घटने लगता है, तो उनको फिर से मतलब समझिए पावर प्लांट बढ़ाना पड़ता है। तो पावर फैक्टर को करेक्ट करना ज़रूरी हो जाता है। तो वही समझिए, लीडिंग और लैग, आपका वोल्टेज जा रहा है जीरो में, लेकिन करंट को इंडक्टर्स पर नहीं 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 करंट में मत चेंज हो, लेकिन जब तक वो जोर लगा सा आता है, लैग हो गया तो उसे हम लोग कह दिया लैग हो गया। फिर होता है कि कैपेसिटर नहीं नहीं वोल्टेज क्यों जा रहा है, वोल्टेज मैं संभाल रहा हूँ, मैं संभाल रहा हूँ, मैं संभाल रहा हूँ, खत्म हो गया जब तक, तब पता चला कि आपका करंट तो नीचे जा चुका था, लेकिन वोल्टेज पीछे ये आगे आ गया, तो लीडिंग और लैग हो जाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, और इसी में कॉस थीटा का हिसाब से रेशियो निकाला जाता है। तो आमतौर पर आप बस ये समझिए कि जितना भी आपका इक्विपमेंट है उसमें जो आपको पावर फैक्टर बताया जाए, जैसे बताया जाता है 0.75, जो कि बहुत खराब है, जनरली कभी नहीं होना चाहिए इतना खराब, लेकिन मान लीजिए है कोई 0.75, तो 25% आप उस पर एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा टोटल VA में रेटिंग कितनी होनी चाहिए। अब बात करते हैं करेक्शन कैसे किया जाता है। तो हिसाब समझिए कि अगर पावर फैक्टर बहुत खराब है तो आप बिजली बर्बाद कर रहे हैं, आपका ट्रांसफार्मर बेमतलब का हिट हो रहा है, आपका बिल बेमतलब का भाग रहा है, लेकिन आपके पास कुछ हो नहीं रहा है, मतलब सिर्फ वेस्टेज हो रहा है, स्प्रिंग ही सब सारी एनर्जी बर्बाद कर रहा है। तो इसको एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है कि ये फैंटम लोड बन जाता है कंपनी के लिए, यानी कि जो भी सब स्टेशन है वो सब स्टेशन को लगेगा कि भैया मेरे से 5 मेगावाट निकाला जा रहा है, लेकिन यूज तो आप 3 ही कर रहे हो ना, आप कभी नहीं चाहोगे 2 मेगावाट बस आप फुस कर दो, सिर्फ गर्मी में बर्बाद कर दो, आप कभी ऐसा नहीं चाहोगे, वो यूजलेस होता है। तो वही समझिए फैंटम लोड, और उसका साइड इफेक्ट वही होता है ना कि जनरेटर्स जितने हैं आपको उस जनरेटर को तो बनाना पड़ेगा ना 5 मेगा वोल्ट एम्पेयर के लिए, तो वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है और ग्रिड पे जोर बहुत पड़ता है, इसीलिए ट्रांसफार्मर उड़ते रहते हैं। और आपको आराम से पता चल जाएगा अगर आपका घर किसी बड़े फैक्ट्री के पास है, फैक्ट्री में जब भी बड़ा तगड़ा वाला मशीन चालू होगा सबका वोल्टेज डिप कर जाएगा, इंडक्टर कुछ ज़्यादा ही भावना में बह जाता है।
तो वही समझिए कि और बड़े-बड़े प्लांट्स हो जाए और आजकल तो ये भी होने लगा है कि बड़ी-बड़ी कॉलोनीज़ जो होती हैं, उनमें जो कि खुद का ट्रांसफार्मर दिया जाता है, उनको भी पावर फैक्टर के हिसाब से बिल देना पड़ता है कि अगर उनका पावर फैक्टर बम-बम है, बिल में पेनल्टी नहीं लगेगा। लेकिन पावर फैक्टर का मतलब 3 जनरली ज़ोन रहते हैं, गुड रहता है 0.95 से ऊपर हैं आप, बम-बम। 0.95 से आप अराउंड समझिए 9 तक उतर गए, डिपेंड करता है, अलग-अलग जगह पे अलग-अलग यूटिलिटी चार्ज करती है। तो कुछ-कुछ में रहता है आप 8 तक आएँगे तो आपको हम 5% एक्स्ट्रा पेनल्टी चार्ज करेंगे। कुछ-कुछ होता है अगर आप 7.5 तक उतार डालें तो हम आपका सीधे 25% चार्ज करेंगे। 0.5 तक उतार दिए, ए भैया कर क्या रहे हो, 0.5 नहीं होना चाहिए कभी भी। तो हिसाब वही समझिए कि आपको बिल देना पड़ रहा है, आपका पैसा बर्बाद हो रहा है। तो इसीलिए जितनी भी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं वो सीधे कैपेसिटर बैंक का इस्तेमाल करता है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कैपेसिटर कहीं यूज़ नहीं होता है, क्योंकि मतलब इतने बड़े बड़े कैपेसिटर कहीं नहीं यूज़ होता है। तो कंपनी ये करती है कि उन्होंने एक मीटर लगाएंगे पावर फैक्टर का, एक कंट्रोल सर्किट लगाएंगे और कंट्रोल सर्किट में कैपेसिटर का पूरा बैंक रहेगा और वो बैंक को ऑन ऑफ करते हैं। लोड बढ़ रहा है, लोड बढ़ रहा है, कितना लैग हो रहा है, लैग मान लीजिए 10 डिग्री का लैग हो रहा है तो ये 10 डिग्री को कॉम्पनसेट कर देगा। मतलब एक समझिए वोल्टेज को, ये करंट को आगे कर दे रहा है, तो दूसरा काम करो वोल्टेज को भी 10 डिग्री आगे कर दो, तुम्हारा करंट 10 डिग्री आगे गया है, मतलब इसमें समझिए फ्रीक्वेंसी में समझिए 10 डिग्री आगे चला गया ना, तो तुम वोल्टेज 10 डिग्री आगे कर दो, दोनों परफेक्ट मैच कर जाएगा। और परफेक्ट कभी नहीं होता, लेकिन कोशिश की जाती है जितना नज़दीक हो सके वन के रखें, उससे ट्रांसफार्मर लंबा चलता है, बिजली बिल कम आता है। और आप सब स्टेशन में देखेंगे तो एक बहुत कुछ कुछ सब स्टेशन, खास करके जो सब स्टेशन बनाया जाता है बिजली मतलब बड़े इंडक्टिव लोड्स को देने के लिए, खास करके स्टील मिल को देने के लिए, वहाँ पे वो खूब सारे कैपेसिटर देखेंगे, बम बम मात्रा में कैपेसिटर देखेंगे। भैया बहुत ज़्यादा कैपेसिटर लगाया हुआ है कि वो लोग मान के चल रहे कि आप बेवकूफ़ी अगर किए, या मान लीजिए आपका ये इक्विपमेंट है कभी फेल हो सकता है, वो फेल हुआ धड़धड़ा के आपका पावर फैक्टर खराब हो जाएगा, तो उस हालत में वो सीधे सब स्टेशन उड़ा डालेगा। तो उसके लिए वहाँ पे सब स्टेशन में करेक्शन का लगाया जाता है और ये ऑन ऑफ करते जाते हैं जैसे जैसे, मतलब क्योंकि आप अगर इसी को रख दे तो पता चला फिर नुकसान करने लग जाएंगे। आप कभी भी ना पॉजिटिव होना चाहते हैं ना नेगेटिव, आप हमेशा जीरो के आसपास होना चाहते हैं। तो इसीलिए ये सबको ऑन ऑफ किया जाता है। तो वही समझिए कि आप लैग कर रहा है, आप लैग को लीड में बदल देते हैं, मतलब आपका लैग 10 माइनस 10 कर रहा है, आप लीड प्लस 10 कर देते हैं, दोनों जीरो के पास आ जाता है। तो करेक्शन करना ज़रूरी है और इसी कारण से आपका बहुत लोगों को मतलब पुराने केसेस में शिकायत आता था कि भैया मैंने CFL लगाया, मान लीजिए आपका CFL का बहुत बड़ा वेयर हाउस का, मतलब ये कहानी मुझे दुकान वाले ने बताते थे कि 1500 VA का उन्होंने इन्वर्टर भेजा और 1500 वाट का उन्होंने CFL लगा लिया, सब चलाए, लेकिन ये इन्वर्टर सीधे ओवरलोड दिखा रहा है, कभी चल ही नहीं पा रहा था। काहे कि पावर फैक्टर जो शुरू में CFL आते थे बहुत ख़राब होता था और इसे बहुत कम ये पावर डिमांडिंग है और जो कि होम अप्लायंस में यूज़ होगा, कोई पावर फैक्टर चेक नहीं करता था, बहुत ख़राब पावर फैक्टर आता था, यानी कि कहीं 6। और आपको अभी भी कहूँगा कि बहुत सारे चाइनीज़ LED बल्ब्स अगर आप लेते हैं और उसका कभी पावर फैक्टर आप मेजर करेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। बहुत कुछ केसेस में 2 वाट का है तो 4 वाट का पावर फैक्टर उसका, मतलब 4 VA चाहिए उसको चलाने के लिए। तो मान लीजिए आपके घर में वैसा करके 10 को लाइट लगा हुआ, पता चला वो 10 की जगह 20 लाइट का बिल खपा रहा है आपसे। मतलब बिल आपको नहीं आएगा क्योंकि कमर्शियल यूज़ में सिर्फ ये, मतलब रेसिडेंशियल यूज़ में सिर्फ किलोवाट का लोड लिया जाता है, लेकिन पावर फैक्टर वो ट्रांसफार्मर की बैंड बजाएगा। और वैसे ही समझिए पूरे मोहल्ले में सब लोग उस तरह का चाइनीज़ लो इक्विपमेंट, सब लोग क्या, अरे 2 वाट का क्या होगा, लेकिन बैंड बजा देगा। तो वही समझिए करेक्शन बहुत ज़रूरी होता है और इसीलिए सारे सब स्टेशन में एक छोटा सा सेक्शन आपको दिखेगा जो पावर फैक्टर को करेक्शन के लिए दिया रहता है। तो अब बात करते हैं KVA के बारे में, यानी किलो वोल्ट एम्पेयर, जिससे हम लोग को फर्क पड़ता है। और ये सबसे बड़ा समझिए, जितने भी चीज़ बिजली बनाती है, चाहे वो आपका इन्वर्टर हो, UPS हो, आपका ऑनलाइन UPS हो, आपका स्टेबलाइजर हो, चाहे CVT हो, चाहे आपका जनरेटर हो, वो सब हमेशा इसीलिए KVA में रेटिंग दी जाती है। और ये समझिए कि आपको इस हिसाब लगाना है, अगर अच्छी कंपनी का बना है, जैसे कि मान लीजिए आप ल्यूमिनस का लेते हैं, लिखा हुआ है 4 kVA, तो क्या एग्जैक्टली 4000 किलोवाट का आप लोड लगा सकते हैं। रजिस्टर अगर आप लगाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए 4 किलोवाट का रूम हीटर आप लगाना चाहते हैं, बम बम लगाइए, कोई टेंशन नहीं, इन्वर्टर को भाव नहीं देगा, इसलिए हम संभाल लेंगे। वहीं आप उसमें 4 किलोवाट का मोटर लगेंगे, इन्वर्टर सीधा ट्रिप करेगा या तो उड़ जाएगा, और कुछ नहीं होने वाला। तो इसीलिए आप ध्यान देंगे, काफ़ी सारे इन्वर्टर जो आजकल बनने लगे हैं कि AC चला सकता है, उसमें एक अलग से लीड दिया जाता है जो AC को चलाएगा, और वो हमेशा जनरली उसमें टाइम डिले रहता है कि वो 2-3 मिनट रुकेगा, पावर स्टेबलाइज कर लेगा अपना कि ठीक है हम तैयार हो गए, अब झटका दो इसका AC को चलाने का। और AC में सबसे बड़ा ये दिक्कत होता है कि जो उसका कंप्रेसर रहता है वो काफ़ी बड़ा इन रश करंट डालता है, उसको भी झेलना पड़ता है। तो इसी कारण से इन्वर्टर केसेस में आपको रेटिंग बहुत ध्यान से देना पड़ेगा। प्लस आपके ट्रांसफार्मर, जो कि आप देखते ही होंगे आजकल कॉलोनी सब में कि एक बड़का अंडरग्राउंड केबल आता है 11 kV का, और वो सीधे जाता है ट्रांसफार्मर से आप लोगों को बिजली मिलती है। तो उन लोगों को बिल भरना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए पूरी बिल्डिंग का पावर फैक्टर खराब हो रहा है तो उनके बिल में आने लग जाएगा। तो इसलिए ये लोग जनरली, आपको उसमें दिख सकता है कि एक छोटा सा रूम है जहाँ पे आवाज़ बहुत आ रहा है, ऐसा करके बहुत आवाज़ आ रहा है, वहाँ हो सकता है कि कैपेसिटर बैंक डाल दिया गया हो करेक्शन के लिए।
तो वही समझिए कि बैड पावर फैक्टर जो है वो आपका उड़ा सकता है यूपीएस स्पेस को और ट्रांसफार्मर को। तो इसीलिए इसके बारे में ध्यान देना जरूरी था। इसीलिए मैंने जब ये बीएलडीसी फैन लिया था अपने लिए, तो उसमें मैंने ध्यान से देखा था कि पावर फैक्टर कितना है, क्योंकि जितने भी चीज़ में एसी को डीसी में बदला जाता है उसका पावर फैक्टर जनरली खराब होता है। और सस्ते इक्विपमेंट में यहीं पर सबसे ज़्यादा पैसा बचाया जाता है। आपको फिलिप्स का भी 2 वाट का बल्ब मिलेगा, आपको कोई चाइनीज ब्रांड का भी 2 वाट मिलेगा, लेकिन फिलिप्स वाले का कोशिश किया जाएगा कि 0.95 पे पावर फैक्टर रहे, वहीं पर चाइनीज वाला का 0.75 रहेगा। तो वो अगर आप वैसा करके 100 लगा देते कि अरे ठीक है कुछ नहीं, सिर्फ डेकोरेटिव लाइट है, या कोई बड़ा वेयर हाउस उसमें लगा देते, आपका यूपीएस बोलेगा भाई क्या कर रहे हो, और आपका ट्रांसफार्मर बोलेगा भाई ये बच्चे की जान क्यों ले रहे हो, क्योंकि वो समझिए रिएक्टिव पावर सिर्फ हीट में बदल जाता है। तो ये एक गर्म होगा बेमतलब का। तो यही है पावर फैक्टर। तो उम्मीद करता हूँ को कुछ समझ में आया हो पावर फैक्टर के बारे में। और अगर ऐसा है तो लाइक कर दे, दोस्तों से शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगी कमेंट लेके, मैं हर कमेंट के जवाब देने की कोशिश करता हूँ, और एटलीस्ट पढ़ने की तो कोशिश करता ही हूँ। और आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने अगर वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।